भारतवर्ष की यदि गौरवगान की गाथाएं सुननी हैं, यदि इस भारत के गौरव की जानकारी हमें प्राप्त करनी है कि इस भारत का गौरव, इस आर्यवर्त राष्ट्र का गौरव कैसा था, कैसा वैभवशाली हमारा यह राष्ट्र था, तो इसके लिए आपको विदेशों में संग्रहालय में जाकर के देखना पड़ेगा। भारत के संग्रहालयों में आपको कम मिलेगा। इसके लिए आपको ब्रिटेन में रखा, वो वहाँ के संग्रहालयों में रखा कोहिनूर हीरा देख करके आना पड़ेगा। वहाँ के संग्रहालयों में रखी इसी देश, जो संसार भर में मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो बनी थी वो इसी देश के मैसूर राज्य से बनी थी। टीपू सुल्तान के द्वारा दागी गई मिसाइलें वहाँ के संग्रहालयों में आज भी रखी है। इस देश की रानियों के कालीन जाकर के देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यह राष्ट्र कितना वैभवशाली और कितना संपन्नशाली था। आदरणीय महानुभाव, इस राष्ट्र में इतनी वैभवता, इतनी संपन्नता थी कि इस राष्ट्र में कपड़े कम पहने जाते थे, आभूषण ज्यादा पहने जाते थे, और यहां महिलाओं से ज्यादा आभूषण पुरुष पहनते थे। जिस काल में लोग हड्डियों से बनी हुई मालाएं अपने गले में डालते थे, उस काल में इस देश के लोग हीरे मोती, चाणक्य हीरे मोती आदि धातुओं के, सोने चांदी आदि धातुओं की मालाएं अपने गलों में डाल करके घूमते थे। ऐसा था इस राष्ट्र का वैभव। इस राष्ट्र के सैनिक भी जब युद्ध में जाते थे तो जो उनका सुरक्षा कवच होता था वह भी स्वर्ण व चांदी के आभूषणों से बना हुआ होता था। इतना वैभवशाली यह राष्ट्र था। युवाओं, मैं एक बात कहा करता हूं, कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। किसने कहा था ये? याद है किसी को? किसका शेर है ये? इकबाल, अल्लामा इकबाल। ये वही इकबाल है जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले पाकिस्तान का विचार आया था। जिन्ना के मन में नहीं आया था, जिन्ना को इसने बताया था। इकबाल लिखता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, हस्ती मिटी है कि समाप्त हो गई है या समाप्त होने को है? बोलो जी, हस्ती बची है क्या कुछ? अरे जो जानता है इस देश की हस्ती को, यदि वो इस बात पर विचार करता है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं आते, क्योंकि हस्ती बची कहां है। इस देश की हस्ती हुआ करती थी कभी जब इस देश के ऋषि मुनि लोग संसार भर को दिशा निर्देश दिया करते थे, चरित्र की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन आज आया है ना, समसम चरित्रम शिक्षेन पृथ्व्याम सर्वमानवाः, कि इस देश के लोग संसार भर के लोगों को चरित्र की शिक्षा दिया करते थे, तब थी मेरे देश की हस्ती। आज हस्ती नहीं बची है। युवाओं, बचे हैं तो कुछ खंडर बचे हैं। क्या बचे हैं? खंडर बचे हैं। युवाओं, इस देश की हस्ती तब थी कि एक बार इस देश का राजा अपने हाथी से घूम रहा था, तो जैसे ही वह घूम रहा था तो एक विद्वान सर पर लकड़ी की गट्ठी लेकर के घूम रहा था, और वह राजा कह रहा था उस विद्वान को कि मेरे देश का इतना पतन हो गया है कि एक विद्वान को लकड़ी की गट्ठी लेकर के घूमना पड़ रहा है। तब वह विद्वान तुरंत उस लकड़ी की गट्ठी को डालता है नीचे,
और कहता है कि मुझे इस बात का शौक नहीं है कि मैं लकड़ी की गठी लेकर के घूम रहा हूं, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे देश का राजा अशुद्ध संस्कृत बोलने लगा है। मेरे देश का राजा शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाता। आज संस्कृत तो छोड़ो, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते। अरे हमारे ही अपने घरों के बच्चों को आप अपने ही अंकगणित के हिंदी के अंक लिख करके दो, बोलो पहचान पाएंगे क्या? क्या कहेंगे? पिताजी इसको हिंदी में लिखो, क्योंकि ये नहीं कहेंगे इंग्लिश में लिखो, क्योंकि वो उन इंग्लिश के अंकों को ही क्या मान बैठा है? हिंदी के अंक मान बैठा है, और कहेगा पिताजी इसको हिंदी में लिखो। ये मेरी हस्ती टूटी है, ये मेरी हस्ती टूटी है, मेरी हस्ती बची नहीं है। युवाओं, ऋषि दयानंद ने इन खंडरों को जोड़ करके महल बनाने का प्रयास किया था। ऋषि दयानंद ने इस टूटी हुई हस्ती के खंडरों को जोड़ करके महल बनाने का प्रयास किया था, और यह जिम्मेदारी किसको दी थी कि इस हस्ती पर महल, इन खंडरों का महल बनाया जाए? किसको दी थी? पुराणिकों को, प्रार्थना समाज के लोगों को, किसको दी थी? बोलिए जी। आर्यों को दी थी। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूं। ये जिम्मेदारी दी थी आर्य समाजियों को, और आर्य समाजी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए। मुझे भी खेद है, क्योंकि मैं भी आर्य समाजी हूं। युवाओं, 1857 की वो क्रांति, जिसको अंग्रेज विद्रोह कहते हैं, गदर कहते हैं, जानते हो 1857 की उस क्रांति को अंग्रेजों ने कितने बुरी तरीके से कुचला? अरे इतने बुरी तरीके से कुचला था कि जिधर भी अंग्रेज की सेनाएं जाती, अंग्रेजों की सेनाएं जाती, जिधर से जाती, जिस गांव से जाती, जिस गली से जाती, जिस मोहल्ले से जाती, रास्ते में जो युवक हाथ लगता, 10, 20, 30, 40, 50 जितने युवक हाथ लगते, उन लोगों को पकड़ के गांव के बाहर फांसी के फंदे पर, बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी वकील के, बिना किसी जज के फांसी पर लटका दिया जाता था। इतने बुरी तरीके से इस क्रांति को कुचला गया था। देखने वाले लोग उस समय कहते थे कि शायद ही भारत में अब 1000 वर्षों तक क्रांति का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। और युवाओं, ये डर सामान्य नहीं था। अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये डर बना रहा। इस देश में यदि चौकीदार, लाल टोपी वाला गांव में यदि कोई चौकीदार दिख जाता था ना, अपने बड़ों से पूछना, मुझे तो मेरे दादा ने बताई है, मुझे बताई है, तो मुझसे तो कुछ बड़े ही बैठे हैं, उनको भी पता होगा। यदि लाल टोपी वाला कोई चौकीदार दिख जाता था तो भी घर छोड़ करके लोग जंगल को चले जाते थे या घर में दुबक जाते थे। सोच करके देखो, ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी उन्होंने। कोई सैनिक नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, चौकीदार से भी डरने लगे थे। इतनी बुरी तरीके से इस गदर को अंग्रेजों ने कुचल दिया। युवाओं, ऐसा प्रतीत होता था कि हजारों वर्षों तक इस देश में क्रांति का नाम लेने वाला, स्वदेशी राज्य का उद्घोष करने वाला कोई पैदा होने वाला नहीं है। लेकिन उस समय भी एक व्यक्ति था जो निरंतर अपने भाषणों से और अपने लेखन आदि कार्यों के माध्यम से इस देश के युवाओं के भीतर स्वराज्य की ज्वाला को जगा रहा था। अरे वह युवक भक्ति की बात करते करते, ईश्वर की बात करते करते लिख जाता है। वह ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते करते लिख जाता है कि यदि कोई इस राज्य की अर्चना नहीं करता, वह ईश्वर भक्त नहीं हो सकता, वह धार्मिक नहीं हो सकता। कौन था वह? महर्षि दयानंद सरस्वती। वह अकेला व्यक्ति था उस समय जिसने स्वराज्य की घोषणा की थी। सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा था? स्वदेशी राज्य
सर्वोपरि होता है। और उस समय जिस पवित्र हृदय वाले ने पढ़ लिया, जिस पवित्र हृदय वाले युवक ने पढ़ लिया, जिस बुद्धिमान युवक ने पढ़ लिया, पुनः वह क्रांति की ओर बढ़ चला और पुनः इस देश में क्रांति की ज्वाला जल पड़ी। पुनः इस देश में क्रांति की ज्वालाएं जल पड़ी। किस किस तरीके से आर्य समाज का क्या योगदान रहा है, आचार्य जी ने आपको बताया है। भगत सिंह का क्या योगदान रहा है, इनको बनाया किसने है। युवाओं, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने मात्र 22, 23, 24 साल की अवस्थाओं में अपना सर्वस्व आहूत कर दिया, इस राष्ट्र की बलिवेदी पर बलिदान हो गए। बहुत सारी किस्से कहानियां आप जानते हो, उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज बलिदान दिवस है तो एक छोटी सी चर्चा कर लेता हूं। जानते हो, भगत सिंह के विषय में, भगत सिंह का निर्माण वैसे ही नहीं हुआ था। भगत सिंह का निर्माण में किसकी भूमिका थी? उसके दादा अर्जुन सिंह जी की, उनके पिता और उनके चाचा की। जब भगत सिंह का जन्म होता है तो उसे क्या कहते हैं कि बड़ा भाग्य वाला है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि जिस दिन उसका जन्म हुआ उसके पिताजी और उसके चाचा जी जेल से छूट करके घर आए थे, इसलिए उसका नाम पड़ा भागवाला, भाग्य वाला। युवाओं, जब यह भगत सिंह बड़ा होता है, इस देश की क्रांति में अपना योगदान देता है, अंत में यह भगत सिंह जेल में चला जाता है। सीधा वहीं पहुंचते हैं जो मुझे बताना है, बाकी चीजें आचार्य जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत कर ही दी है। जब भगत सिंह जेल में जाता है और जाकर के देखता है कि जेल में जो उन्हें भोजन दिया जाता है वह भोजन पशुओं के भी खाने के लायक नहीं है। जो आटा वो गूंथते थे ना, उसमें तिलचट्टे अर्थात कांकरोच होते थे। जितने बाहर निकल गए, अगर भीतर रह गए। और जो कपड़े उन्हें दिए जाते थे वो भी 15-15, 20-20 दिन तक धुलते नहीं थे। इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए भगत सिंह ने जेल में क्या कर दिया जी? क्या कर दिया? अनशन कर दिया। और धीरे धीरे यह अनशन इतना प्रचलित हुआ कि अन्य जेलों में भी, जहां भी इनकी सेना के क्रांतिकारी, इनके संगठन के क्रांतिकारी जिस भी जेल में थे, जो जहां था उन्होंने वहीं पर अनशन प्रारंभ कर दिया। और इन्हीं का एक साथी लाहौर सेंट्रल जेल में बंद था, उसने भी अनशन प्रारंभ कर दिया। उसका नाम था जतेंद्र नाथ दास, बंगाल का था। युवाओं, जब यह अनशन प्रारंभ हुआ तो यह अनशन लगभग 20-21 दिन चला। सरकार को इसके बारे में जैसे जानकारी हुई तो सरकार ने इस अनशन को तोड़ने का प्रयास किया, बलपूर्वक तोड़ने का प्रयास किया। इन क्रांतिकारियों को जेलों में मारा जाता था, पीटा जाता था, भयंकर यातनाएं दी जाती थी ताकि ये अपने अनशन को तोड़ दे। और 26वें 27वें दिन जाकर के जबरदस्ती नासिका आदि से वो खाने की नली पहुंचा करके भगत सिंह का अनशन टूट गया। लेकिन अभी भी कुछ जगह क्रांतिकारी इस अनशन को नहीं तोड़ रहे थे, और उनमें से एक था कौन? जतेंद्र नाथ दास। भगत सिंह को पुनः खबर पहुंची कि अभी कुछ उनके साथियों ने अनशन खत्म नहीं किया है। भगत सिंह ने पुनः अनशन प्रारंभ कर दिया और पुनः अनशन प्रारंभ किया तो जानते हो यह अनशन कितने दिन तक चला? 15 दिन, 1 महीना बीत गया। युवाओं, वह जतिंदा बंगाल का था, नाटी नाक वाला था, उसके नाक से पाइप वगैरह नहीं जा पाती थी, तो उसने अनशन तोड़ा नहीं था।
उसका अनशन टूटा नहीं था। 1 महीना बीत गया, अब भी जतीन्द्र नाथ दास किस पर था? अनशन पर था। डॉक्टर लोग उसे कहते जतीन दा तो कुछ खा ले, पी ले, जूस ले ले, लेकिन वह तुरंत मना कर देता था। 1 महीना बीता, 1.5 महीने बीते, 2 महीने बीत गए, जतीन दा ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। अंतिम के 8 दिन जतीन दा अब कभी कभी होश में आते थे, ज्यादातर मूर्छित अवस्था में ही रहते थे। अंतिम के 8 दिन उनका एक पैर चलना बंद हो गया। अगले दिन उनका दूसरा पैर चलना बंद हो गया। अब लोग उनसे पूछते, यदि पहले वो पैर हिला करके, हाथ हिला करके मना कर देता था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन अगले दिन उसका एक हाथ चलना बंद हो गया और उससे अगले दिन उसका दूसरा हाथ भी चलना बंद हो गया। विचार करो युवाओं, वरिष्ठों, माताओं, उसकी भी बहन रही होगी, उसकी भी मां रही होगी, उसके भी पिताजी रहे होंगे, उसका भी परिवार रहा होगा, क्या बीती होगी उस पर। धीरे धीरे जैसे ही उसके हाथ पैर ने काम करना बंद किया, तो अब यदि डॉक्टर लोग, उसके साथी लोग कुछ पूछते कि जतीन दा तो कुछ खा ले, तो कुछ पी ले, लेकिन अब वह गर्दन हिला करके मना कर देता था। और अंतिम में 63वें दिन उस राष्ट्र के उजाले, इस राष्ट्र के उस जियाले का बलिदान हो गया। उसने इस संसार से अपनी ही लीला को समाप्त कर लिया। युवाओं, आज कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस राष्ट्र में हिस्सेदारी चाहिए, हमें इस राष्ट्र में हिस्सा दो, लेकिन मैं पूछता हूं, कभी इन बलिदानों में हिस्सेदारी भी तो मांग करके देखो। इन बलिदानों में आपकी कितने हिस्सेदारी रही है? हो सकता है भगत सिंह की हिस्सेदारी हो इस राष्ट्र में, हो सकता है राजगुरु की हिस्सेदारी हो, जतीन दा की हिस्सेदारी हो, क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। लेकिन जो इस राष्ट्र में आज हिस्सेदारी मांगते हैं, वो बलिदानों में भी तो हिस्सेदारी देखो कि कितने लोगों ने बलिदान दिया है। युवाओं, ऐसे ही नहीं है आजादी आई। भगत सिंह भी मात्र 24वीं वर्ष में था और यह जतीन दा भी यही रही होगी आयु 24-25 वर्ष की। 63 दिन तक कुछ नहीं खाया और अंत में इस राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व बलिदान करके चला गया। किसके लिए? यदि आज कहीं भगत सिंह के परिवार वाले होंगे, जतीन दा के परिवार वाले होंगे, इन क्रांतिकारियों के परिवार वाले होंगे और वो देखते होंगे इस राष्ट्र के युवाओं की स्थिति, तो क्या सोचते होंगे? अरे हमारे पूर्वजों ने किन लोगों के लिए बलिदान दे दिया। आज का युवक क्या करता है जी? क्या करता है? मैं बता देता हूं क्या करता है। यह युवक सुबह उठता है और इसको सुबह उठाने के लिए भी इसके मोबाइल में एक फिल्मी गाने की ट्यून बजती है जिसको अलार्म कहते हैं। यह अलार्म से उठता है, उल्टा पुल्टा नहाता है, धोता है, उल्टा पुल्टा खाता है और कमाने के लिए चला जाता है। 6 दिन तक खूब कमाता है, बहुत बढ़िया तरीके से कमाता है और 6ठे दिन कमा करके शाम को जब आता है तो क्या करते हैं जी आजकल के युवा? क्या करते हैं? वीकेंड पार्टी। क्या करते हैं? वीकेंड पार्टी करते हैं और अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस वीकेंड पार्टी में विभिन्न प्रकार के नशों में, विभिन्न प्रकार के व्यभिचार में समाप्त कर देता है। तो क्या सोचते होंगे वो अगर होंगे कि इन लोगों के लिए बलिदान दिया था हमारे पूर्वजों ने? क्यों ये स्थिति है इस देश के युवक की। इस देश के युवक को चिंता नहीं है इस राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने परिवार की। वह तो वीकेंड करता है और वीकेंड में अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब में, व्यभिचार आदि व्यसनों में गवा देता है। क्यों? इस देश के युवकों को इस राष्ट्र के गौरव से कोई लेना देना नहीं है। उसे अपनी जाति का गौरव तो है,
उसे अपने गोत्र का गौरव तो है, किसी को खाफ का गौरव है, किसी को किसी चीज का गौरव है, किसी को किसी चीज का गौरव है, लेकिन इस राष्ट्र के गौरव से किसी को कुछ लेना देना, बोल दो जी, नहीं है। इस राष्ट्र के गौरव से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। युवाओं, इन बलिदानों के फल स्वरूप ही आज हम सब, उन क्रांतिकारियों के बलिदानों के स्वरूप ही आज हम सब यहां बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। याद रखना। और क्या चाहते थे वह क्रांतिकारी? जब असेंबली में बम फेंक करके भगत सिंह ने अदालत में जब वो गए तो उनका बयान लिया गया था, तो क्या कहा था उन्होंने कि क्या चाहते हैं वो? एक ऐसे समाज की संकल्पना उन्होंने की थी जहां शोषण, एक ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जहां शोषण ना हो। एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जहां शोषण ना हो। युवाओं, राष्ट्र की चर्चा तो बहुत होती है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये राष्ट्र होता क्या है? अंतिम में राष्ट्र बनता कैसे है? राष्ट्र के बनाने के सोपान क्या है? युवाओं, राष्ट्र को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है प्रजा। क्या चाहिए होती है? प्रजा। जानते हो प्रजा किसे कहते हैं? सुबह की सभा में भी मैंने बताया था, जिसको बनाया जाए, प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न किया जाए। जो आज है ना, हम सब जन हैं। क्या हैं? जन। हम जनता हैं, हम प्रजा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म कैसे हुआ है? एक्सीडेंटली। कैसे हुआ है? एक्सीडेंटली हुआ है। योजनाबद्ध तरीके से हमारा जन्म नहीं हुआ है। तो किसी भी राष्ट्र को बनाने का पहला चरण क्या होता है? उस राष्ट्र की प्रजा। दूसरा भूमि, जिसको कहते हैं भूखंड। ये भूखंड कभी बढ़ जाया करते हैं और कभी घट जाया करते हैं। यदि अपनी सामर्थ्य है तो हम, बताओ जी, जो हमारा भूखंड घटा था पाकिस्तान से, यदि आज सामर्थ्य हो जाए तो ले लेंगे कि नहीं? ले लेंगे। और यदि सामर्थ्य कम होता गया तो जितना है वो भी घट जाएगा। इसे कहते हैं भूखंड। इसको देश भी कहते हैं। प्रजा, भूखंड। और तीसरा होता है इस प्रजा को संभालने वाला और इस भूखंड को संभालने वाला किसी भी देश का सम्राट, राजा। इसको संप्रभु सत्ता भी बोल देते हैं। राजा होना चाहिए ताकि अपनी प्रजा के हित के निर्णय, अपने राष्ट्र के हित के निर्णय वह कर ले। और ये तीनों मिलकर के, प्रजा, भूखंड, राजा, ये तीनों मिलकर के किसी भी राष्ट्र के शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। और जो शरीर में जो चेतनता डालती है, वह चौथा तत्व होता है किसी भी राष्ट्र की संस्कृति। क्या होती है किसी भी राष्ट्र की संस्कृति? ये चार सोपान राष्ट्र के निर्माण में सहायक होते हैं।